तो हेलो एवरीवन। हम लोग हमारी पॉलिटी की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर ये रह गया कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज जो करा गया है किस किस पॉइंट्स पे करा गया। हमने सेलेंट फीचर्स सारे ख़त्म कर लिए। कितने फीचर्स हमने टोटल देखे थे? हमने 17 फीचर्स देखे थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के सेलेंट फीचर्स हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। भारत का संविधान जो कि संविधान निर्माताओं ने और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अडॉप्ट करा, जो फ्रेम करा, उसको बड़े सारे पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज़ करा जाता है। उनमें से कुछ प्रमुख पहलू हैं। सबसे पहले तो एक टॉन्ट पास करा जाता है कि ये एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, इसके लिए बल्कि मैंने आपको 2 वर्ड्स बताए थे। इसको बोला जाता है इट इज़ अ बोरोड एंड पैच वर्क। याद है, मैंने बताया था चैप्टर स्टार्ट होने से पहले। तो इस पॉइंट को हम लोग डिफेंड करते हैं। याद है क्या क्या कर? कोई मुझे बता सकता है कैसी बोरिंग है ये? जल्दी बताओ। भूल गए? हाँ, इट इज़ नॉट अ ब्लाइंड वेरी गुड। इट इज़ नॉट अ ब्लाइंड बोरिंग। इंडिया बोरोड ओनली दोज प्रोविजंस फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशन विच सूटेड। हाँ, इंडियन कंडीशन को जिसने सूट करा, ठीक है। तो जो क्रिटिक्स हैं उनका ये मानना है, उनका ये ओपिनियन है कि भारत का जो संविधान है उसके अंदर कुछ भी घंटा कुछ नया और ओरिजिनल नहीं है, सब कॉपी पेस्ट उठा उठा के डाला हुआ है। इसलिए वो लोग कहते हैं कि इट इज़ अ बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अ बैग ऑफ बोरिंग। एक ऐसा झोला है जिसमें सब कुछ भिखमंगापन भरा हुआ है। हौच पौच कॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ भी जो तुम्हें समझ में आया, इसकी लाइन तुम्हें अच्छी लगी, चाय पार्टी वड़ा पाव समोसा खाते हुए, ओए उसका उठा कर लिया, उसका पेज उठा कर लिया, वो लाइन उठा ले, ये डाल दे। क्रिटिक्स ऐसे मानते हैं, या फिर इसको कहते हैं इट इज़ अ पैच वर्क। ये मैंने बताया था किस चीज़ का। बड़े सारे तुमने कंट्रीज़ के अलग अलग संविधानों के डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करा और तुमने उठाकर उसे, जो भी चीज़ तुम्हें जो लाइन अच्छी लगी तुमने उठाकर उसको मिलाकर ये लो जी, ये है भारत का संविधान, ठीक है। लेकिन हम हर एक क्रिटिसिज्म को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हर एक क्रिटिसिज्म को सपोर्ट करेंगे बिकॉज हमें अपने आंसर में, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, नेगेटिव टोन नहीं रखनी है। हमें ऑप्टिमिस्टिक टोन में आंसर कंक्लूड करना पड़ता है अपना, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है। लेकिन ये क्रिटिसिज्म अब हम डिफेंड करते हैं इसको, ये अनफेयर है और इलॉजिकल है, सेंसलेस है ये इसलिए बिकॉज भारत के संविधान निर्माताओं ने सिर्फ वो नेसेसरी चीज़ें डाली, सिर्फ वो ही नेसेसरी मॉडिफिकेशन करी। हमने हर चीज़ ऐसे ही बोरो नहीं कर ली कि कुछ भी उठाकर जो उनको अच्छा लग रहा है, सिर्फ वही चीज़ें उठा कर डाली उन्होंने जो उनको लगा इंडियन कंडीशंस के हिसाब से सूटेबल रहेंगी, ठीक है। और एट द सेम टाइम अवॉइडिंग देयर फॉल्ट्स, कि जब वो इंडिया के संविधान में डाली जा रही हैं और कल को वो जब इंडिया में इम्प्लीमेंट होगी तो उससे किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को या किसी भी रीजन को, किसी भी कम्युनिटी को, ग्रुप को, एथनिक क्लास को, कास्ट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस क्रिटिसिज्म को, ये क्रिटिसिज्म क्या होती थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स में आमने सामने चलती थी, मतलब, ठीक है। तो जब बी आर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने कुछ ने क्रिटिसाइज करा इस पॉइंट पे कि सर जी आप ही तो चेयरमैन हो ड्राफ्टिंग कमेटी के, आपने और आपके मेंबर्स ने ही तो बनाया है, आपने तो कुछ भी उठा के डाल दिया है, कुछ भी, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब बी आर अम्बेडकर उनको कैसे समझाए, भैया टेक्निकल चीज़ है, तुम हो मतलब काइंड ऑफ, चलो ठीक है ज़्यादातर पढ़े लिखे तो लोग हो, लेकिन अब तुम हो गवार कैटेगरी के लोग, तुम संविधान का मतलब ही नहीं जानते हो। और मेरे को 60 कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा याद है मुँह ज़ुबानी, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। लेकिन फिर भी बी आर अम्बेडकर सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए समझाते हैं एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो भी लिखा गया, जो भी ड्राफ्ट करा गया, उसकी जिम्मेदारी तो इनकी और इनकी टीम की थी, और उसके चेयरमैन तो यही थे, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने करा, यानी कि लिखा बनाया इन्होंने, ठीक है। इट वॉज रिटन डाउन बाय हिम एंड हिज टीम, या पूरा जो प्रिपेयर करा गया, ठीक है। तो ये कहते हैं, आप में से बहुत लोगों को ये पूछना पसंद है कि वेदर देयर कैन बी एनीथिंग न्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्या हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोई नई चीज़ डाल सकते हैं? कि आप लोग कह रहे हो कि सब कुछ ब्लाइंड बोरोइंग है, हमने एक बैग ऑफ बोरिंग्स बनाया है, हौच पौच बनाया है, वर्क बनाया है, पैच वर्क बनाया है, ठीक है। वो भी दुनिया में उस इतिहास की घड़ी में जब हम लोग आज़ाद होने वाले हैं, ठीक है। आज से 100 साल की बात हो चुकी है जब सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था। बी आर अम्बेडकर कह रहे हैं वर्ल्ड का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, ठीक है। इट हैज़ बीन फॉलोड बाय मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज उसको फॉलो करा, ठीक है। और बाद में बहुत सारी कंट्रीज ने अपने अपने संविधानों को लिखना शुरू करा, अनरिटन से वो लोग रिटर्न की तरफ आए।
कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी स्कोप होता है, या थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बात करते हैं, ऑब्वियस ही बात है क्योंकि इतने बड़े लॉयर और वो थे, तो यही है। लेकिन आप इनकी समझने की कोशिश करो, हमें एग्जाम में कहीं यूज़ करके नहीं आना है ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के डिबेट्स, बी आर अम्बेडकर का परस्पेक्टिव समझना है। वॉट द स्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी हैज़ लॉन्ग बीन सेटल्ड कि कॉन्स्टिट्यूशन का स्कोप होना क्या चाहिए, ये बहुत लंबे समय पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन की लिखावटें शुरू करी गई हो चुका है सेटल वर्ल्ड में। सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रमुख बातें होती हैं, उसके जो भी फंडामेंटल्स होते हैं, ये हर एक संविधान के पूरी दुनिया में ऑलरेडी सबने रिकॉग्नाइज कर रखा है। इन सारे फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए जितने भी संविधान आपको देखने को मिलते हैं ऑलमोस्ट वो सारे के सारे फेमिलियर ही होते हैं। तो कह रहे हैं कि हमारा उनसे बोरो कर लेना या कुछ भी बोरो कर लेना, तो वो कहते हैं कि वर्ल्ड में जिसने भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, किसी ना किसी कंट्री ने कोई ना कोई बातें किसी और कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन तो उठा रखी हैं। क्योंकि जस्ट बिकॉज किसी ने कोई अच्छी चीज़ लिखी हुई है, मैं सोचूं नहीं मैं तो अपनी ही चीज़ लेकर आऊँगा, अम्बेडकर जी कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर एक कंट्री की सोशल सर्कमस्टांसेस, पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस ऑलमोस्ट सिमिलर चलते हैं। द ओनली न्यू थिंग्स जो कि कोई हो सकती हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जब फ्रेम करा गया उसमें जब कोई डाली जा सकती हैं, तो वो जो वेरिएशंस हैं वो आएंगी, उसके लिए हमने स्कोप छोड़ रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उन्होंने कहा। और हम किसी भी तरीके की जो हमने चीज़ें डाल रखी हैं, हमने ये कोशिश करी है कि किसी भी तरह के फॉल्ट को रिमूव करा जा सके और कंट्री में विभिन्न सेक्शंस, क्लासेस, कास्ट, ग्रुप्स की नीड्स को एकोमोडेट करा जा सके। ठीक है, हमने सिर्फ एक ब्लाइंड कॉपी या इनएडिक्वेट स्टडी करके एक कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया, हमने थॉरो स्टडी करी और वो चीज़ें डाली हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सूट करती है। अब ये पॉइंट 19 लिख रखा है, ये लेकिन यूजलेस ही होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट होगा। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स हैं, ये भी, तो हमें कोई सा भी पॉइंट 30 तक तो हमें कोई देखना ही नहीं है। ठीक है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स हैं। ओके, सेकेंड, पहला समझ में आ गया सबको क्या? जल्दी बताओ। हाँ कि ना? दूसरा बोला जाता है कि ये कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट। मैंने बताया था ना, ज़्यादातर फीचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से बोरो करे गए हैं। क्रिटिक्स का ये कहना है कि संविधान निर्माताओं ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने बड़ी सारी प्रोविजंस उठाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की डाल दी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो उसको वो ये कहते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रकार से कार्बन कॉपी, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजन, मोर देन 50% चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में हमें देखने को मिलती हैं, या फिर उसको तोड़ मड़ोड़ के कि आप जो सोच रहे हो कि पता नहीं लगेगा, लेकिन आपने उसका अमेंडेड वर्जन कहीं ना कहीं डाला हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर जो भारत अधिनियम 1935 है, आपने उसी की बातें उठाकर डाली हुई है। फॉर एग्जाम्पल, एन श्रीनिवासन ने ये ऑब्जर्व करा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक मेंबर थे, ये ऑब्जर्व करा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ अपनी लैंग्वेज के अंदर भी और अपनी स्पिरिट और अपनी सब्सटेंस के अंदर भी बिल्कुल एक क्लोज कॉपी हमें दिखता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की। सिमिलरली सर आइवर जेनिंग्स का ये कहना था, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डायरेक्टली अपनी इंस्पिरेशन लेता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से। ठीक है, और बड़े सारे इसके जो प्रोविजंस हैं वो ऑलमोस्ट कॉपीड हैं टेक्सचुअल तरीके से, यहाँ पर बिल्कुल टेक्सचुअली यहाँ पर ऐसे डाले हुए हैं। फर्दर PR देशमुख, जो कि एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, उन्होंने कमेंट करा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरा का पूरा इज इक्वल टू, कॉन्स्टिट्यूशन इज एसेंशली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 विद ओनली एडल्ट फ्रेंचाइज एडेड। मतलब सारा का सारा बस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की बातें डाल दी हैं, सिर्फ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का कंसेप्ट एक्स्ट्रा ऐड करा गया इसके अंदर। ठीक है, अब BR अम्बेडकर ने इन सब लोगों की, PR देशमुख जी की, सर आइवर जेनिंग्स जी की और N श्रीनिवासन जी की क्रिटिसिज्म को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कैसे डील करा? तो वो कहते हैं आपकी ये जो सारे के सारे आरोप हैं, जो एक्यूजेशन है कि हमने एग्जैक्ट कॉपी बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की, मैं इसके लिए आप सबसे सॉरी, कोई माफ़ी नहीं मांगना चाहूँगा। मैं बिल्कुल भी इसके लिए सॉरी नहीं बोलने वाला। हमें कोई इसमें शर्म की बात नहीं है कि हमने इसको बोरो करा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने इसको अंधाधुंध बोरो कर लिया, या फिर हमने किसी के घुटने टेक दिए किसी के सामने, या फिर हमारा अपना दिमाग नहीं चलता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के पास भी पेटेंट राइट नहीं है कि वो, नोबडी होल्ड्स एनी पेटेंट राइट इन द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि कॉन्स्टिट्यूशन में भैया ये वाली चीज़, ये जो लिखी गई थी, हम कोई अगर डॉक्यूमेंट या कोई एक अच्छी चीज़ है जहाँ पर एक अच्छे आइडियाज़ लिखे गए थे, जो हमें लगता है कि आज़ाद
इस देश के अंदर, आज़ाद भारत के अंदर ये चीज़ें अच्छे से काम करेंगी। हमें सीखना चाहिए। सिर्फ इस चीज़ को ईगो में लाकर एक प्लेगेरियनिज्म की कंसेप्ट को अपना करके हमें ये लगे कि 200 साल जो जिसने हमें गुलाम बनाकर रखा, हम उसकी बातों को क्यों मान रहे हैं। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कहता है व्हाट आई एम सॉरी अबाउट इज डैट, जो प्रोविजंस ली गई हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से, वो इस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा कि वो ज़्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन की डिटेल से कंसर्न है। कहता है ज़्यादातर इस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा आपसे कि वो देश को चलाने में मदद करेंगी, उसमें डिटेलिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 में, वो चीज़ उठाकर डालेगी है। इसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ कि ज़्यादातर चीज़ें मैंने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाली उठा ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, और एरियाज़ की नहीं उठाई। तो एक तरीके से वो टॉन्ट मार के सेफ साइड करके निकल गए इस क्रिटिसिज्म से। अब अगला क्रिटिसिज्म, अन इंडियन या फिर एंटी इंडियन। ठीक है, क्रिटिक्स के अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अन इंडियन है या फिर एंटी इंडियन है, बिकॉज ये हमारे रियल पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को या इंडिया के स्पिरिट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये उनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो नेचर है इट इज़ टोटली ऑफ फॉरेन ओरिजिन, फॉरेन नेचर दिखता है हमें, और वो इंडियन सिचुएशन से सूट नहीं होता या फिर इंडिया के परिस्थितियों में वर्क नहीं करेगा। इस कंटेक्स्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक मेंबर थे के हनुमंतैया, इनका ये कहना था हमें चाहिए था संगीत, वीणा का और सितार का, तुमने हमें एक इंग्लिश बैंड पकड़ा दिया। ठीक है, डैट वॉज बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, जो उनका कहना था कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग सब अंग्रेजी मिट्टी के पड़े हुए हो, इसलिए भारत को जब जानोगे तब तो कुछ ऐसा प्रोड्यूस कर सको। सिमिलरली लोकनाथ मिश्रा जो कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के एक और मेंबर थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ये बोल के क्रिटिसाइज करा, ये ना एक प्रकार से हमने कुल मिलाकर पूरे के पूरा वेस्टर्न कंसेप्ट को हमने इमिडिएट कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया है, और ये एक प्रकार से ना चाहते हुए भी हमने सरेंडर करा है वेस्टर्न कंसेप्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ के सामने। फिर लक्ष्मी नारायण साहू, अगेन एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, इनका ये कहना था जिन आइडियाज़ पे ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करा गया है वो कहीं पर भी इंडिया के फंडामेंटल स्पिरिट को मैनिफेस्ट नहीं करते, दिखाते नहीं है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सही से काम नहीं करेगा, और देखना तो मैं कह रहा हूँ आगे जाके टूट जाएगा और देश के बंटवारे के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा यही, क्योंकि ये वेस्टर्न जो चीज़ें बोरो करी गई है इंडियन एनवायरनमेंट को सूट नहीं करेंगी। अब यहाँ पर डिफेंड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप मुझे बताओ क्या एंटी इंडियन है अन इंडियन है? बताओ। हमने यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज की इसके अंदर बातें करी, फंडामेंटल राइट की हमने बातें करी, हमने सबके रिलीजन को प्रोटेक्ट करा, हमने लोगों की ड्यूटीज़ को भी रिकॉग्नाइज करवाया। ठीक है, हम तो बल्कि हमने उनसे फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर इस चीज़ की दरख्वास्त भी करी कि मॉन्यूमेंट्स वगैरह को प्रोटेक्ट करना हर एक सिटीज़न का रोल है, सब कुछ है। डीपीएसपी के अंदर हमने ये बातें करी कि औरतों की प्रोग्रेस वगैरह के लिए हमें बढ़ावा देना चाहिए, हर किसी को योगदान करना चाहिए। ये कहाँ से अन इंडियन हो गया बता दो ज़रा। हम जो अपनी नेशनल प्रेस्टीज या मॉन्यूमेंट्स की प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं फंडामेंटल ड्यूटी के अंदर, ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आप अनगिनत एग्जांपल लिख सकते हो उस पॉइंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। सॉरी, वो कैसे भी, वो एक बार बताओ, वो हमारे मॉन्यूमेंट और हमारी नेशनल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है वो फंडामेंटल ड्यूटी, या फिर दूसरी कंट्री की जाकर हमारी कंट्री की तो वो बात कर रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें का इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर रिलेटेड टू द इंडियन ट्रेडिशन एंड कंसेप्ट, और वो भारतीयों के लिए ही बनाया गया। ठीक है, समझ गए वाला पॉइंट। आगे कुछ मेंबर्स ने इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज़ करा कि वैसे तो तुम बहुत करते रहते हो कि हम गांधी आइडियल्स को मानते हैं, गांधीयन आइडियल्स को मानते हैं, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अनगांधीयन है, दिस इज एन अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिक्स के अनुसार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनगांधीयन इसलिए है बिकॉज यहाँ पर हमें कोई कोर तरीके से फिलॉसफी या फिर गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के आइडियल्स हमें कोई देखने को मिलते नहीं हैं, जिनको तुम सिर्फ कह देते हो कि ही इज़ फादर ऑफ द नेशन, बट तुमने उस फादर की रिस्पेक्ट नहीं करी। इनका ये ओपिनियन था जिन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स ने इस पॉइंट पे क्रिटिसाइज़ करा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को, अम्बेडकर वगैरह को, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एटलीस्ट ये इस कंसेप्ट के ऊपर बिल्ड होना चाहिए था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के बेसिस पे, यानी कि वो विलेज पंचायत की बात करते, डिस्ट्रिक्ट पंचायत की बात करते। इस कंटेक्स्ट के अंदर के हनुमंतैया ने, जिनको अभी हमने ऊपर देखा, इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर ने कहा दिस इज़ एग्जैक्टली द काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। महात्मा गांधी तो बिल्कुल भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ना उन्होंने सोचा था, ना वो ऐसा चाहते थे। आज अगर गांधी जी जिंदा होते तो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन देखकर फिर से मर जाते। ठीक है, टी प्रकाशम ने कहा, जो कि एक और मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, कि
अंबेडकर जी ने क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं करा ना गांधीयन मूवमेंट में, इसलिए, और वो चिढ़ते भी थे गांधी के आइडिया से, इसलिए उन्होंने गांधी के आइडियाज़ को नहीं डाला। ये उन्होंने कहा ऐसा, मतलब ये थोड़ा सा बहुत हार्श टोन उन्होंने बोलती। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मैंने तुम्हें उस दिन एक चीज़ पढ़ाई थी ना, DPSP, उसको हम लोग 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो एक मैंने बताया था ना, गांधीयन प्रिंसिपल्स पे हम लोग उसको डाल सकते हैं। तो एक बात बताओ, अभी वैसे हमने उनको पढ़ा नहीं है, लेकिन गांधीयन प्रिंसिपल्स तो इसका मतलब फिर बड़े सारे हमें प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, फ्लोरा, फोना, विमेन के राइट्स की जो हमने बात करी, सभी रिलीजियस ग्रुप, हमने ये भी बोला हर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एनी काइंड, कास्ट, रिलीजन, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, ये सब गांधी बातें नहीं करते थे। बताओ, तो ये गांधी के आइडल्स नहीं हुए क्या? डिस्क्रिमिनेशन डाल देते तब मतलब वो गांधी के आइडल्स होते क्या? यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में हमने देखा विमेन को वोटिंग राइट्स, हमसे कोई कंट्री ऐसी यूरोपियन कंट्री जिनको हमारी आज़ादी के बाद मिले वोटिंग राइट्स उस कंट्री के अंदर, हमने तो फर्स्ट डे से दी हैं। कोई औरतों और मर्दों के बीच में कोई फ़र्क ही नहीं करा। क्या गांधी जी के ये सपने नहीं थे ऐसे? बताओ ज़रा, क्या असमानता की बात करते थे वो, या समानता की बात करते थे, इक्वालिटी की, इनइक्वालिटी की? ये चीज़ है। तो आप ऐसे पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हो। फिर कॉन्स्टिट्यूशन तुमने हद से ज़्यादा बढ़ा दिया, हद से ज़्यादा बड़ा बना दिया, हाथी के साइज़ का है, एलिफेंटीन साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्रिटिक्स ये कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा बल्कि है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, और इसके अंदर बहुत सारी अननेसेसरी खींचते हुए लंबी चौड़ी बातें करी गई हैं। सर आइवर जेनिंग्स का ये कहना था, जो कि एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व करा ये जो प्रोविजंस हैं जो कि बोरो करी गई हैं, ये बोरो तुमने करी, ठीक से बोरो नहीं करी, बोरो करी वो बात ठीक है, लेकिन ठीक से बोरो नहीं करी तुमने, ज़्यादा ही इसको लंबा और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इसको बना दिया है। इसी के कंटेक्स्ट में HV कमत ये कहते हैं, ये तो कहा सर आइवर जेनिंग्स ने, आप एक दो क्रिटिज्म को उठाकर ना जैसे इनके कंधे पे रख के बंदूक चला सकते हो बीइंग अ PSIR स्टूडेंट, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, जब PSIR में क्रिटिज्म अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लिखोगे बिना इन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट या जिन्होंने क्रिटिसाइज करा था कि हनुमंथैया की लाइन वही होनी चाहिए जो कि यूज़ करी थी उन्होंने, ठीक है, आपको इतना पता होना चाहिए। तो बस आप ये जितने क्रिटिज्म है ना, इनमें से कोई भी 6 स्कॉलर्स का कोई भी पॉइंट याद कर लो, बस अलग अलग जगह पर आपको काम आई जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा कर लो, हर एक जैसे पॉइंट है ना, इनमें से सिर्फ एक को याद कर लो, तो आपके पास कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा एक अच्छा खासा। अब वो ऐसा तो नहीं पूछते कि अकॉर्डिंग टू HV कमत इन्होंने क्या कहा, मैं PSIR की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो HV कमत जी का ये कहना था, जो कि एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गेम, कि जो एम्बलम है, जो क्रेस्ट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सेट करा गया है, तो वो एक पूरा का पूरा तुमने हाथी के साइज़ का खड़ा कर दिया है, ठीक है। यानी कि मतलब वो कह रहे हैं कि बेस जो है कॉन्स्टिट्यूशन का तुमने बहुत ही ज़्यादा बल्कि और बहुत ही ज़्यादा भारी कर दिया, हाथी जैसा। इतना ज़्यादा बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे तुमने जो है एक पूरी की पूरी जैसे दुनिया के सारा संविधान उठाकर तुम्हारे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि तुम पूरा पता नहीं इंडिया का संविधान बनाने बैठे थे या दुनिया का संविधान बनाने बैठे थे। तुमने तो एक दुनिया उठा के मतलब रख दी कि पूरे के पूरे के दुनिया को चलाने बैठे हो, या फिर भारत को चलाने के लिए तुम एक डॉक्यूमेंट बना रहे थे। तो वही कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के इतने बड़े साइज से आई होप कि ये वाला जो पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का हाउस है ये एग्री नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आप इसको डिफेंड कैसे करोगे? आप बोलोगे देखो हमने हर एक प्रोविज़न की डिटेलिंग करी है ताकि, और डिटेलिंग करना इसलिए भी ज़रूरी था बिकॉज हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ताकि कल को जो अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस अगर हो जाएं देश के अंदर, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस अगर पैदा हो जाएं, तो उन सिचुएशंस के अंदर हम ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसमें जाकर आराम से डिटेलिंग देख सकें, ताकि किसी को भी आगे जाके सुप्रीम कोर्ट या किसी को भी लॉ मेकर्स वगैरह को मिस इंटरप्रिटेशन ना हो। और जब हालात बदलेंगे और चीज़ें ऐड डिलीट करी जानी होंगी, तो वक्त और ज़माना आगे बदलकर जो भारत को चलाने वाले लोग होंगे, हमने एक बहुत प्रॉपर सा कमरा दे रखा है उनको, अमेंडमेंट का कमरा, वहाँ जाओ आर्टिकल 368 का ये यूज़ कर लो, या तो ऑर्डिनरी प्रोसेस का यूज़ कर लो, और तुम जाके आराम से जो तुम्हें चीज़ें लगती हैं कि आगे जाकर एक सेंचुरी के बाद या एक गोल्डन जुबली के बाद नहीं होंगी, सही चीज़ सही तरीके से नहीं चल सकेंगी, तो तुम उसे हटा दो, उसकी जगह नई चीज़ें डाल दो। ये आप इसको ऐसे डिफेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले या फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर ये ओवरऑल क्लेम ही है, ओवरऑल क्रिटिज्म ही है, इट इज़ अ पैराडाइज ऑफ लॉयर्स। अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़्यादा लीगलिस्टिक है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज उसके अंदर यूज़ करी गई है। उनका ये मानना है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ एक लीगल लैंग्वेज उठाकर ये जो डाली गई,
जो इसके पैराफिजियोलॉजी है, यानी कि जो फ्रेजेस जो यूज़ करे हुए हैं, जो हमने इतने बल्कि टोन, इतनी टफ लैंग्वेज, इतनी टफ इंग्लिश जो यूज़ करी गई है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल होना चाहिए ताकि सबको समझ में आता, लेकिन इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया है, ऐसा क्रिटिक्स ने कहा। तो इन सर आइवर जेम्स ने इनको कहा कि ये लॉयर्स पैराडाइज है, यानी कि ऐसा लगता है कि वकीलों ने बैठ बैठ कर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। एच के माहेश्वरी जी का, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, उनका ये बोलना था, ये जो ड्राफ्ट है लोगों को ना ज़्यादा लिटिगियस बनाएगा, यानी कि लोग बार बार सवाल जवाब करते रहेंगे पूछने के लिए, वो बार बार लॉ कोर्ट जाते रहेंगे। ये सच्चाई से भरा हुआ, या फिर ये एक प्रकार से कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस के कंसेप्ट पे चले, ये सारी चीज़ें डाली गई हैं नहीं डाली गई है पता ही नहीं लग पाता। ये ऐसा लगता है कि लॉयर कोई पटिशन डाल रहा है कोर्ट के अंदर, लेकिन हमें इसको कैसे डिफेंड करना है आगे बता, एक सेकंड पहले ये खत्म कर लेते फिर बताता हूँ। सिमिलरली पी आर देशमुख का ये कहना था कि आई शुड हाउएवर लाइक टू से दैट ड्राफ्ट जो है आर्टिकल्स का, जो कि हाउस के सामने आया, बी आर अम्बेडकर जी ने वगैरह जो सामने रखा, वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ना होकर एक वकील का एक वकालतनामा है, ठीक है, लॉ मैनुअल है। ये जो डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पर इतने ज़्यादा पैडिंग वर्बिएज, यानी कि इतने ज़्यादा टफ लैंग्वेज, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, एक इतना कुछ समझा रखा है। कहने का मतलब क्या है, जैसे इनका क्रिटिसिज्म जैसे इस बात पे आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट को आप आराम से बोल देते रिमूव करना है, हटाना है, तुम क्या यूज़ कर रहे हो, क्या वर्ड यूज़ होता है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, इम्पीचमेंट। अब इनका ये बोलना था, एक रिक्शा चलाने वाला पीच नहीं बोल सकता, तो मुझसे इम्पीचमेंट कह रहे हो बोलने के लिए और समझने के लिए। तुमने ऐसा बना दिया कि कल को किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो कोर्ट जाकर वो ये नहीं बोल सकता कि उसके साथ हुआ क्या। पहले बात तो फंडामेंटल राइट, कितने लोग मुंह से बोल लेंगे फंडामेंटल राइट। अब देखो ये क्रिटिज्म को थोड़ा सा, मतलब हर क्रिटिज्म को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। आमने सामने क्रिटिज्म हो रहा है, तो उन्होंने ये बोला कि कल को यार देखो हिंदुस्तान, वो अपने ज़माने के अंदर से बात करें कि अभी हिंदुस्तान अभी आज़ाद हुआ है, यहाँ पर इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो तुम जो है एक प्रकार से अगर ऐसा सोशियो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट बनाओगे जो कि लोगों के समझ में ही नहीं आने वाला, ठीक है, जिसके वर्ड्स इतने टफ हैं, तो ये तो एक प्रकार से बर्डन कर दिया तुमने सबको, सिर्फ वर्ड से शब्द डाल दिए ताकि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर कि कल कोई किसी को समझ में ही ना आए, ठीक है, जिसको आराम से एलिमिनेट तुम कर सकते थे, लेकिन फिर भी तुमने इसको कायम रखा। लेकिन हमें इसको डिफेंड कैसे करना है, डिफेंड ये वाला पॉइंट कोई मुझे बता सकता है क्या, कोई हेल्प कर सकता है कि इस वाले पॉइंट को कैसे डिफेंड करें कि पैराडाइज नहीं है लॉयर्स का, क्योंकि लैंग्वेज तो देखो सच में कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बताओ बताओ। देखो एक पॉइंट मैं जेन्युइन तुम्हें बताऊं, तुम ऐसा बोल सकते हो, देखो हर एक कंट्री का इंटरव्यू रूम में या फिर कहीं पर भी हर एक कंट्री का देखो एक ना कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है। कोई ऐसा तो है नहीं कोई बुक है जो कि करोल बाग मार्केट में मिल रही है, कोई टेस्ट सीरीज मिल रही है ना, ऐसा तो है नहीं कि जिसको सब पढ़ रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है जो कि वर्ल्ड में, वर्ल्ड स्टेज पर एक हर एक कंट्री की एक प्रकार से रेप्यूटेड डॉक्यूमेंट की तरह प्रेजेंट करा जाता है, रेप्यूटेड डॉक्यूमेंट की तरह। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इसको ये करा, ऐसा बनाया। और फिर जहाँ तक ये बात है कि ये इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है या वो नहीं है, तो आने वाले टाइम के हिसाब से हमने इसको बनाया, बिकॉज दिस डॉक्यूमेंट वॉज वेरी मच फ्यूचरिस्टिक, कि जब पॉपुलेशन धीरे धीरे करके लिटरेट होने लगेगी तब वो समझने लगेगी। जैसा कि मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, आपको ये चीज़ रिलेट कर पाओगे आप इससे। एग्जांपल है सिर्फ, ये लिखना नहीं है हमें। देखो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये लक्ष्मीकांत की बुक अगर हमारे दादाजी के पास या दादाजी के पास ही मान लो, इवन फादर के पास मान लो, ठीक है, ग्रैंडफादर या फादर या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर, इनके पास ये मान लो, और ये हैं हम, ये हम है लक्ष्मीकांत। देखो आज के टाइम में हम समझ पा रहे हैं ना, एज कम्पेयर टू हमारी प्रीवियस 3 जनरेशन, हम पॉलिटी और इसके प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं ना। बताओ बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज का यूज़ करके। अब बात पता क्या होती है, बात अगर सिर्फ समझने की है ना, बात अगर सिर्फ समझने की है, तो एक बात मुझे बताओ, बड़े सारे जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो तो नहीं पढ़ते लक्ष्मीकांत की बुक को या फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बुक को, लेकिन उनको रियल प्रोसीजर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे तो पता ही है ना। रियल प्रोसीजर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे पता है ना, इलेक्शन कैसे लड़ने, कैसे विधानसभा भंग करवानी है, कैसे प्रेसिडेंट रूल लगवाना है, कैसे इमरजेंसी लगवानी है, ये सब प्रोसेस और प्रोसीजर से वो लोग रूबरू हैं अच्छे से कि नहीं है। बताओ है कि नहीं, है ना। तो पॉइंट ये है
कि आगे ये, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट जो था वो फ्यूचरिस्टिक था, तो इन्होंने ये सोचा कि आगे चलकर जैसे जैसे लोग जो हैं वो इसको पढ़ेंगे और वो समझने लग जाएंगे, जैसे ही लोग एजुकेशन और इलिटरेसी कम होगी, लिटरेसी बढ़ेगी, तो ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो लाइन थी, बट टू अवर मिस फॉर्च्यून वी हैव बीन बर्डन विद सो मच ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स विच कुड हैव बीन ईजिली एलिमिनेटेड। अब ये पॉइंट 30 एक बार ही देखते हैं। पॉइंट 30 भी यही है। ठीक है, और बाकी तो हमने सारा कर लिया, आई थिंक सारा कर लिया ना। सारा कर लिया हमने, कोई दिक्कत तो नहीं आई किसी को? बाकी तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमने इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा है। तो ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ना, सारे सेलेंट फीचर्स इंपॉर्टेंट है। और ये वाला जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट तरीके से हमने ख़त्म कर लिया इसको, सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।